हेलो स्टूडेंट्स, मैं नलीन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर का ये मेरा दूसरा वीडियो लेक्चर है, तो प्लीज़ जो पहला वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं वो देख लें प्लेलिस्ट में जा कर के। और जो भी अप्लाइड फिजिक्स 1 और अप्लाइड फिजिक्स 2 को पढ़ते हैं उन सारे विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुँचा दें ताकि उनको लाभ मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर देखिए क्या है। वेक्टर को हम लोग दो तरीके से जोड़ते हैं। पहला कहता है ट्रायंगल लॉ और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ, है ना। त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज सदिशों का नियम। एज ऑलरेडी डिस्कस, वेक्टर्स कैन नॉट बी सिंपली एडेड अलजेब्रिकली। कहते वेक्टर को हम सिंपल अलजेब्रिक लॉ से हम नहीं ऐड करते हैं। फॉलोइंग आर ए फ्यू पॉइंट्स टू रिजेंबल वाइल एडिंग वेक्टर। वेक्टर को जब ऐड करते हैं तो कुछ बातों पे हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए क्या किन किन चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर हम लोग करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। वेक्टर्स आर एडेड ज्योमेट्रिकली एंड नॉट अलजेब्रिकली। वेक्टर को हम लोग ज्योमेट्रिकली ऐड करते हैं, न कि अलजेब्रिकली ऐड करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। वेक्टर जिनके परिणाम की गणना की जानी है वे एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, यानी जिनका हमको वेक्टर का एडिशन करना है वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। ध्यान दीजिएगा, वेक्टर्स हुज रिजल्टेंट हैव टू बी कैलकुलेटेड बिहेव इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। वेक्टर एडिशन इज नथिंग बट फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। वेक्टर जोड़ कुछ नहीं बल्कि बॉडी के ऊपर काम करने वाले कई वेक्टरों का परिणाम है ना। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है। दिस मीन्स दैट द रिजल्टेंट वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। त्रिभुज के जोड़ के नियम क्या है? तो देखिए त्रिभुज के जोड़ का नियम, इसको फिगर से अच्छे तरीके से समझ लीजिए। त्रिभुज के जोड़ का नियम कहता है कि मान लिया कि कोई वेक्टर है, मान लिया कि कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर दूसरा बी है ना, इस तरह से। तो वेक्टर ए के हेड से, वेक्टर ए के हेड से, वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को हम इस तरह से खींचे कि वेक्टर ए अगर साइड त्रिभुज की एक साइड को डिनोट करता है और वेक्टर बी अगर त्रिभुज के दूसरे साइड को डिनोट करता है, तो दोनों वेक्टर ए का टेल और बी के हेड को मिलाने वाली जो रेखा होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर ए और बी को डिनोट करेगा और वो त्रिभुज के तीसरे साइड को डिनोट करेगा। तो ये हो गया वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए देखते हैं इसका लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज भी वही चीज़ लिखा हुआ है जो हम अभी बताए, है ना, फिर भी देख लेते हैं। द वेक्टर एडिशन इज डन बेस्ड ऑन द ट्रायंगल लॉ। लेट अस सी व्हाट ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन इज। सपोज देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी। नाउ ड्रॉ ए लाइन ए बी रिप्रेजेंटिंग वेक्टर ए विथ ए एज द टेल एंड बी एज द हेड। ड्रॉ अनदर लाइन बी सी रिप्रेजेंटिंग वेक्टर बी विथ बी एज द टेल एंड सी एज द हेड। नाउ ज्वाइन द लाइन ए सी अभी थर्ड लाइन, थर्ड जो साइड था वो ए एज द टेल एंड सी एज द हेड। द लाइन ए सी रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट सम ऑफ द वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी। सारा चीज़ मैंने बता चुका। चलिए आगे देखते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर को कैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी क्या है, एक तरह से एडिशन ही है। अगर आपको बोले कि आप वेक्टर ए और वेक्टर बी को घटाइए, है ना, या वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी को घटाइए, तो क्या करेंगे, इस तरह से हम वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी लिखेंगे, है ना। क्योंकि सब्ट्रैक्शन भी क्या है, एक तरह का एडिशन ही है। हम माइनस वेक्टर बी को ए में जोड़े या इसी को हम बोले वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, दो बात बराबर है ना। माइनस वेक्टर, देखिए यहाँ पे लैंग्वेज लिखा हुआ, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर इज सिमिलर टू एडिशन। सपोज वेक्टर ए इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वेक्टर बी। ध्यान दीजिएगा ये वेक्टर बी है लिखा हुआ है, एरो ऊपर में होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो एरो यहाँ पे आ गया सारा वेक्टर में, है ना। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कैन बी सेड एज एडिशन ऑफ वेक्टर ए। क्या कह सकते हैं, वेक्टर ए को ए में क्या जोड़ रहे हैं,
माइनस वेक्टर बी को जोड़ रहे हैं, दैट द फॉर्मूला फॉर एडिशन कैन बी अप्लाइड। तो एडिशन वाला ही फार्मूला सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई करते हैं। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, और हम लोग इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्या है? कंसीडर टू वेक्टर्स पी एंड क्यू दैट आर रिप्रेजेंटेड इन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड ए बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, लेट आर बी द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर पी एंड क्यू। वही चीज़ है ना। व्हाट इज वेक्टर एडिशन? अब कहता है वेक्टर के जोड़ का नियम क्या है। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन इज वन ऑफ द वेक्टर एडिशन। कहता है त्रिभुज के जोड़ का नियम जो है एक लॉ है वेक्टर एडिशन का, है ना। ई डिफाइंड एज द ज्योमेट्रिकल सम ऑफ टू वेक्टर और मोर वेक्टर, दो या दो से अधिक सदिशों का एक ज्योमेट्रिकल सम है ना, ज्यामितीय जोड़ है। एज दे डू नॉट फॉलो रेगुलर लॉ ऑफ अलजेब्रा, जो चीज़ अलजेब्रा के नियम से हम नहीं कर सकते हैं वो ज्यामितीय नियम से हम इसको कर सकते हैं। द रिजल्टेंट वेक्टर इज नोन एज कंपोजिशन ऑफ वेक्टर, और रिजल्टेंट को क्या नाम देते हैं? कंपोजिशन। देयर आर ए फ्यू कंडीशंस दैट आर एप्लीकेबल फॉर एनी वेक्टर एडिशंस। दे आर, कुछ कंडीशन है जो वेक्टर एडिशन के लिए हम लोग फॉलो करते हैं। देखिए इसको हिंदी में नहीं देखे थे तो हिंदी वाले स्टूडेंट बुरा मान जाएंगे, है ना। सदिश योग का त्रिभुज नियम, है ना। सदिश योग के नियमों में से एक है सदिश जोड़ के दो या दो से अधिक सदिशों के ज्यामितीय योग के रूप में परिभाषित किया जाता है, क्योंकि वे बीज गणित के नियमों का पालन नहीं करते। परिणामी वेक्टर को वेक्टर की संरचना के रूप में जाना जाता है। यानी कि ये जो अभी हम बताएं इस लैंग्वेज को आप लिखिए। एसवीटी बोर्ड में देखिए जो भी सिलेबस डिजाइन किया गया है तो सिर्फ आपका ये है स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट है तो आप इस स्टेटमेंट को लिखिए और ये फिगर बनाइए, आराम से आपको नंबर नहीं कटेगा, है ना। चलिए, तो इस तरह से आप एसवीटी बोर्ड में आसानी से लिख सकते हैं और नंबर आपका नहीं कटेगा। ये स्टेटमेंट लिखिए और स्टेटमेंट के बाद जो मैंने फिगर बताया, फिगर को आप ये फिगर त्रिभुज वाला ये फिगर आप आसानी से बनाइए। वेक्टर ए, वेक्टर बी और रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नहीं, देयर आर अ फ्यू कंडीशन दैट आर एप्लीकेबल फॉर एनी वेक्टर एडिशन। कहता है जब कोई भी वेक्टर एडिशन करते हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। पहला क्या है? स्केलर्स एंड वेक्टर्स कैन नेवर बी एडेड। कभी भी सदिश और अदिश को एक साथ हम लोग नहीं जोड़ते हैं। फॉर एनी टू स्केलर्स टू बी एडेड दे मस्ट बी ऑफ द सेम नेचर। कहता है कि कोई भी दो स्केलर को जोड़ते हैं तो निश्चित तौर पे वो एक ही प्रकृति का होगा, है ना। एग्जाम्पल में मास शुड बी एडेड विथ मास एंड नॉट विथ टाइम। मास को हमेशा मास के साथ ही जोड़ेंगे, टाइम के साथ, है ना, नहीं जोड़ेंगे। फॉर एनी टू वेक्टर्स टू बी एडेड दे मस्ट बी ऑफ द सेम नेचर, एक ही प्रकृति का होना चाहिए। वेलोसिटी शुड बी एडेड विथ वेलोसिटी नॉट विथ फोर्स। वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ही जोड़ेंगे, फोर्स के साथ नहीं जोड़ेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए हिंदी में किन्हीं दो अदिशों को जोड़ने के लिए भी एक ही प्रकृति के होने चाहिए। उदाहरण द्रव्यमान और द्रव्यमान के साथ जोड़ना चाहिए, न कि समय के साथ। किन्हीं दो सदिशों को जोड़ने के लिए वे एक ही प्रकृति के होने चाहिए। उदाहरण के लिए वेग को और वेग से जोड़ा जाना चाहिए, न कि बल के साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अभी हम लोग देख चुके हैं, फिर भी चलिए और अच्छे से स्टेटमेंट को देखते हैं, क्योंकि हमारा प्रयास है कि जितना बेहतर से बेहतर नोट्स हो स्टूडेंट को मिल जाए। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट दैट व्हेन टू वेक्टर्स आर represented as two sides of the triangle with the order of magnitude and direction, then the third side represents the magnitude of direction of the resultant vector, है ना। क्या करा? सदिश योग का त्रिभुज नियम कहता है कि जब दो सदिशों को परिमाण और दिशा के क्रम में त्रिभुज की दो भुजाओं के रूप में निरूपित किया जाता है तो त्रिभुज की तीसरी भुजा परिणामी सदिश के परिमाण और दिशा की प्रतिनिधित्व करती है, यानी थर्ड साइड गिव द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। नेक्स्ट देखिए, यही है ना। इसमें भी वही चीज़ दिखाया गया है, कितने अच्छे तरीके से है ना। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी को इस तरह से खींचा गया और यहाँ पे रिजल्टेंट भी है ना। रिजल्टेंट इक्वल टू आर इक्वल टू क्या है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी
पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है? तो कहता है पैरेललोग्राम लॉ स्टेट दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ the length of the four sides of a parallelogram is equal to the sum of the square of the length of the two diagonals. In Euclidean geometry, it is necessary that the parallelogram should have equal opposite side. क्या कितना अच्छे तरीके से बताया? देखिए समानांतर चतुर्भुज लॉ कहता है कि समानांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाई के वर्गों का योग, ध्यान दीजिएगा, वर्गों का योग दो विकर्णों की लंबाई के वर्गों के योग के बराबर होता है। यूक्लिडियन ज्यामिति में यह आवश्यक है कि समानांतर चतुर्भुज में समान विपरीत भुजाएं हों। देखिए यहाँ पे ये आप फिगर बना देंगे समानांतर चतुर्भुज का इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर बनेगा तो वेक्टर कोलाइड हो गया है ना। ए बी सी डी पैरेललोग्राम दिखाया गया है, ए बी बराबर डी सी। ए बी क्या है? ए बी क्या है? ये साइड के बराबर, क्योंकि पैरेललोग्राम है। ए डी बी सी के बराबर, ये साइड इसके पैरेलल है ना। देन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? 2 इंटू ए बी स्क्वायर। तो ए बी क्या है हमारा? ये साइड है ना ए बी, 2 इंटू ए बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी सी का स्क्वायर। बी सी कहाँ है? तो ये बी सी है ना। बी सी इक्वल टू 2 इंटू ए सी का स्क्वायर, ये हुआ ए सी यहाँ से यहाँ तक, और प्लस बी डी का स्क्वायर। तो ये है पैरेललोग्राम लॉ। मतलब कि दो क्यों लगाया गया? इसलिए ध्यान दीजिए ए बी और डी सी आपस में बराबर है, इसलिए 2 होगा। उसी तरह से बी सी और ये ए डी आपस में इक्वल है, इसलिए 2 कर दिया। और डायगोनल तो आपस में दोनों डायगोनल को स्क्वायर का सम कर दिया, ए सी और बी डी। ए सी बी डी क्या हमारा? डायगोनल है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें स्टेटमेंट को समझाया गया है, यानी दोनों साइड के वर्गों का योग तो दुगना कर दिया है ना, डबल डबल, और दोनों के विकर्णों का सम, स्क्वायर का सम। इन केस ऑफ द पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल देन द लॉ इज स्टेटेड एज, यही चीज़ है ना। अगर रेक्टेंगल भी होगा तो ये चीज़ आ जाएगा, दोनों विकर्ण इक्वल हो जाएगा, तो विकर्ण को भी 2ac स्क्वायर है ना। बिकॉज इन रेक्टेंगल 2 डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। अभी बताया कि रेक्टेंगल के केस में क्या होगा? दोनों जो हमारा डायगोनल्स होगा ए सी और बी डी डिफरेंट नहीं होगा, ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगा, तो 2 गुने 1 विकर्ण का हम नाम स्क्वायर के साथ लगा कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पैरेललोग्राम का क्या ये है, और भी देख लेते हैं क्या स्टेटमेंट है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर प्रोड्यूसेस द स्टेप फॉर द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या क्या है? ड्रा a vector using a suitable scale in the direction of vector. Draw second vector using the same scale from tail of the first vector. Treat these vectors as the adjacent side and complete the parallelogram. Now the diagonal represent the resultant vector in both magnitude and direction. तो आप लोग जो भी SP2 का स्टूडेंट है, आपको सिर्फ स्टेटमेंट आएगा और फिगर लिखना है, क्योंकि सिलेबस में एकदम लिखा हुआ ओनली स्टेटमेंट, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। इसमें तो थोड़ा सा हम ज़्यादा दे दिए, तो आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप सिर्फ स्टेटमेंट पक्का याद रखिए पूरा का पूरा, और फिगर। जो भी बच्चे स्टेटमेंट और फिगर लिखेंगे उनका नंबर नहीं कटेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये इम्पॉर्टेंट है ना। अदिशों का गुणनफल क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और अच्छे तरीके से देखते हैं वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट, हम लोग इसमें अच्छे तरीके से नोट्स बनाए हैं, इसमें से मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले वेक्टर और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम लोग देखते हैं सबसे पहले वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर प्रोडक्ट, उसके बाद स्केलर प्रोडक्ट, और पूरा सिलेबस को ख़त्म करेंगे। कहता है ए वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाइड बाय अनदर वेक्टर बट मे नॉट बी डिवाइडेड बाय अनदर वेक्टर। हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से गुना कर सकते हैं, लेकिन उसको भाग नहीं कर सकते हैं। There are 2 kinds of product of vectors used broadly in physics. फिजिक्स में हम 2 तरीके से वेक्टर को गुना करते हैं, पहला स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट। तो देखिएगा स्केलर प्रोडक्ट क्या है। स्केलर प्रोडक्ट में कहता है देयर आर यूज्ड टू डिफाइन वर्क एंड एनर्जी रिलेशंस, है ना। स्केलर प्रोडक्ट आर यूज्ड टू डिफाइन वर्क एंड एनर्जी रिलेशन, जो वर्क और उससे में खपत होने वाले एनर्जी को बताता है स्केलर प्रोडक्ट, है ना। एग्जाम्पल में अगर हम देखा जाए द वर्क दैट अफोर्ड्स अ वेक्टर, वो फोर्स क्या है? मेरा वेक्टर है,
परफॉर्म्स ऑन एन ऑब्जेक्ट वाइल कॉजिंग डिस्प्लेसमेंट। मान लिया कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है, तो फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी हुआ, तो फोर्स लगा तो वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ, और डिस्प्लेसमेंट होगा तो काम होगा, तो डिस्प्लेसमेंट वर्क डन क्या हो गया मेरा, वर्क डन इज ए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो यही चीज़ समझना है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में और स्केलर में। क्या बता रहे थे, देखिए स्केलर प्रोडक्ट में द वर्क दैट अफोर्ड्स अ वेक्टर परफॉर्म ऑन ए ऑब्जेक्ट वाइल इज अ। चलिए हम लोग देख रहे थे वेक्टर प्रोडक्ट, और देखिए वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग दो तरीके से करते हैं, एक वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट है ना, और एक वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट के अंतर्गत हम लोग दो चीज़ों को पढ़ेंगे, एक स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाइड बाय अनदर वेक्टर बट मे नॉट बी डिवाइडेड बाय अनदर वेक्टर। दो वेक्टर को हम गुना कर सकते हैं लेकिन भाग नहीं देते हैं। तो चलिए देखते हैं स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट में क्या अंतर। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर डिटेल से हम बताने वाले हैं एक एक चीज़ को, आई गुना आई क्या होगा, आई गुना जे क्या होगा, सारे चीज़ को हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो कहता है स्केलर प्रोडक्ट आर यूज टू डिफाइन वर्क एंड एनर्जी रिलेशन, है ना। वर्क और एनर्जी के रिलेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट से। कैसे, देखिए द वर्क दैट ए फोर्स अ वेक्टर, क्या वर्क डन कैसे डिफाइन है, सिंपल जानते हैं, वर्क डन एफ इंटू डी। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट, ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है, लेकिन दोनों का गुणनफल क्या जानते हैं, वर्क डन स्केलर है। कैसे, देखिए ये सब एग्जाम्पलर एक्सेप्शनल केस में आता है और इसको हम लोग समझते हैं अच्छे तरीके से। क्या कह रहा है, द वर्क दैट अ फोर्स, फोर्स क्या है, वेक्टर है ना, परफॉर्म्स ऑन ए ऑब्जेक्ट, जब बल लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वाइल कॉजिंग इट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स भी वेक्टर, तो वर्क डन क्या हो गया, डिफाइंड एज स्केलर प्रोडक्ट, इसको स्केलर बोल दिया। यह लीजिए ऑफ द फोर्स वेक्टर विथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पर दो वेक्टर जब गुना कर रहे हैं तो एक स्केलर क्वांटिटी दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट क्या है। तो इस तरह से दो वेक्टर को जब गुना करते हैं तो हमें स्केलर क्वांटिटी मिलता है, या दूसरे भाषा में हम स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं किसको एक्सप्लेन करने में, तो वर्क और एनर्जी रिलेशन को एक्सप्लेन करने में स्केलर प्रोडक्ट का हम यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट क्या। ए क्वाइट डिफरेंस टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज ए वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। थोड़ा सा अंतर है स्केलर से, क्या है, टेकिंग अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिटर्न्स एज ए रिजल्ट ऑफ ए वेक्टर, है ना। टॉर्क इज डिफाइंड एज ए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे यहाँ पे दो वेक्टर ले लिए तो टॉर्क कैसे डिफाइंड है, टॉर्क को टाउ से लिखते हैं, हल्का टेढ़ा टी कर दीजिए। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं, टॉर्क। तब फोर्स भी क्या वेक्टर ही है और ये भी क्या वेक्टर ही है, तो यहाँ पे दोनों वेक्टर क्या बन गया, वेक्टर प्रोडक्ट बन गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट को और अच्छे तरीके से देखते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, दो वेक्टर देखिए वेक्टर बी है और वेक्टर ए है, कैसे लिखते हैं, तो वेक्टर ए गुना वेक्टर बी से, एंड ये ऑफन रेफर टू एज ए क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। द वेक्टर प्रोडक्ट इज ए वेक्टर दैट हैज इट्स डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर। दोनों इसका जो प्रोडक्ट देगा वेक्टर ए गुना वेक्टर बी करने के बाद वो तीसरे साइड में देगा। देखिए यहाँ फिगर के माध्यम से समझाया गया है, यहाँ पे देखिए फिगर में, है ना, ये फिगर ये यहाँ पे। चलिए इसको थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं। चलिए क्या कहता है, इन अदर वर्ड्स वेक्टर ए गुना बी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन दैट कंटेन्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यानी ए गुना बी जो होगा दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट, देखिए ना यहाँ फिगर में वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी इधर है, दोनों के बीच के एंगल फाई है, तो वेक्टर सी इधर आएगा, वेक्टर सी क्या दिया, तो वेक्टर ए गुना वेक्टर बी दिया, है ना। और इसको कैसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए गुना बी को, तो ए बी साइन थीटा से, ए बी साइन थीटा से। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू बी को क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी को तो लिखते हैं ए बी साइन थीटा से, समझे। चलिए वेयर एंगल फाई क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का कोण। तो देखिए दोनों वेक्टर एगो ऐसे था, फिर समझिए इसको, एक वेक्टर सोचिए एक वेक्टर ऐसे है इधर
दूसरा वेक्टर इधर है, दोनों के बीच का एंगल फाई है, लेकिन ये वेक्टर ए हुआ और ये वेक्टर बी हुआ, लेकिन दोनों का जो गुणनफल होगा रिजल्टेंट वेक्टर सी, उन दोनों को थर्ड साइड से अपोजिट देखिए, वेक्टर ए गुना वेक्टर बी, समझ में आया। अब देखिए अगर दोनों वेक्टर के बीच अगर कोण इधर से इधर लिया गया, एंगल कहाँ है, देखिए ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर चला गया, अगर यही एंगल हम बी से ए की ओर लें, यही एंगल मेजर करें बी से ए की ओर, तो दोनों का प्रोडक्ट कैसे देगा, ये इस साइड ना जा करके अब देखिए इधर आ गया रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट को क्या लिखेंगे, माइनस वेक्टर सी इक्वल टू बी क्रॉस वेक्टर है, ए क्रॉस बी नहीं, बी क्रॉस वेक्टर है, ध्यान देने की बात है। वेक्टर सी रिजल्टेंट क्या हो गया, माइनस, अब वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर है, ना कि वेक्टर ए क्रॉस। इसमें जब एंगल इधर लिए थे तो क्या था, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, देखिएगा रिजल्टेंट में, और जब एंगल इधर से ऐसे लिए इस केस में तो बी क्रॉस ए और यहाँ माइनस लगा दिए। तो ये छोटा सा चीज़ ध्यान देने का है वेक्टर प्रोडक्ट में। इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स वेक्टर ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। देखिए एंटी पैरेलल नहीं है, फिगर में देखिए तो बढ़िया से, ये देखिए ये वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर इधर है और ये रिजल्टेंट वेक्टर इधर है, तो एंटी पैरेलल हुआ कि नहीं। चलिए आगे और बढ़ाते हैं वेक्टर प्रोडक्ट को, अच्छे तरीके से देखते हैं। और अब हम लोग देखते हैं एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो वेक्टर का प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग जानते हैं एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है एंटी कम्यूटेटिव, अतः इट मीन्स द वेक्टर प्रोडक्ट रिवर्सेस द साइन व्हेन द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज रिवर्स। मतलब कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते थे, उसको फॉलो नहीं करता है, ये फॉलो करता है एंटी कम्यूटेटिव। मतलब कि यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए लिखते हैं तो कोई फर्क पड़ता है नहीं, लेकिन जैसे ही ए गुना बी किए और बी गुना ए भी करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता सिंपल अलजेब्रिक रूल में। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए लिखते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा ये, जब तक यहाँ माइनस साइन ना लगाएं। इसी को हम लोग एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। अब आइए चलिए देखते हैं यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्या देगा वेक्टर में। तो देखिए व्हेन वी अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट टू यूनिट वेक्टर आई जे के, ये मेरा यूनिट वेक्टर है ना, ध्यान दीजिएगा। आई हो गया, ये जे हो गया और ये के हो गया, ये यूनिट वेक्टर है। दैट डिफाइन पॉजिटिव एक्स वाई, जो कि एक्स वाई जे डायरेक्शन में डिफाइंड है तीनों वेक्टर। तब देखिए आई गुना आई क्या देगा, आई गुना आई क्या देगा, जे गुना जे क्या देगा और के गुना के। सेम में वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, जीरो, याद रखिएगा। सेम में क्रॉस प्रोडक्ट का मान क्या देगा, जीरो देगा। नेक्स्ट देखिए अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहे आई इंटू जे का मैग्नीट्यूड, तो इस तरह से देगा आई इंटू जे साइन थीटा। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, आई इंटू जे का मैग्नीट्यूड हम निकालना चाहे तो क्या देगा, याद रख लीजिएगा, आई इंटू जे साइन थीटा। सभी लोग जानते होंगे वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा लगाते हैं। दो यूनिट वेक्टर को जब गुना करते हैं तो उसके साथ साइन थीटा लगता है, और यही जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर एक दूसरे के होगा तो ये साइन थीटा का मान 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे यही देखिए बना, अगर आई भी यूनिट वेक्टर है, जे भी यूनिट वेक्टर है और साइन 90 परपेंडिकुलर है, तो इस केस में मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो डिफरेंट में हो गया ये आई इंटू जे का प्रोडक्ट 1 दिया। उसी तरह से आई इंटू जे इक्वल टू के जहाँ क्या है यूनिट वेक्टर ये भी है, इसका मान आई इंटू जे का प्रोडक्ट क्या देगा, क्रॉस प्रोडक्ट के, जे इंटू के का प्रोडक्ट आई और के इंटू आई का प्रोडक्ट जे। अगर इसको आपको समझना है तो इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा तरीके से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट को। इस तरह से एक सर्कल बना लीजिए, यहाँ आई लिख लीजिए, यहाँ जे लिख लीजिए और यहाँ के लिख लीजिए। फिर से बनाते हैं, देखिए यहाँ आई लिख लीजिए, यहाँ जे लिख लीजिए और यहाँ के लिख लीजिए। और चलिए क्लॉकवाइज, तो क्या बताए, आई इंटू जे का प्रोडक्ट क्या देगा, के। देखिए है ना यहाँ पे के। जे इंटू के का प्रोडक्ट क्या देगा, जे इंटू के का प्रोडक्ट तो आई देगा, आई बचा आई देगा। के इंटू जे का प्रोडक्ट क्या देगा, तो बचा क्या, के इंटू जे कर रहे हैं तो क्या बचा, जे, देखिए जे देगा। लेकिन
लेकिन और लेकिन जैसे ही हम उल्टा चलेंगे यानी j इंटू आई का प्रोडक्ट तो क्या देगा माइनस के, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो माइनस में। अगर हम लिखेंगे यहाँ पे j इंटू के का प्रोडक्ट तो क्या देगा j इंटू के का प्रोडक्ट, j इंटू के का प्रोडक्ट तो आई देगा, लेकिन j इंटू आई का प्रोडक्ट हम निकालना चाहें j इंटू आई का प्रोडक्ट तो एंटी क्लॉकवाइज में हो गया, j इंटू आई का प्रोडक्ट माइनस के देगा, ध्यान दीजिएगा माइनस के। उसी तरीके से अगर हम निकालना चाहें i इंटू के का प्रोडक्ट तो i इंटू के का प्रोडक्ट क्या देगा, ध्यान दीजिएगा i इंटू के का प्रोडक्ट, i इंटू के का प्रोडक्ट माइनस जे देगा, यहाँ पे देखिए माइनस जे। उसी तरीका से k इंटू जे का प्रोडक्ट क्या देगा, k इंटू जे का प्रोडक्ट माइनस आई देगा। तो मेरे हिसाब से प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया। देखिए अब सवाल पूछेगा कि सर ये 1 क्यों हुआ, तो 1 हुआ स्पेशल केस यहाँ 90 डिग्री था तब, है ना। चलिए आगे देखिए, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, द स्केलर, अब हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट देख लिए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट को डिटेल से। कहता है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड एज स्केलर प्रोडक्ट, तो वेक्टर ए गुना वेक्टर बी को कैसे लिखेंगे, ए बी कॉस फाई से, फाई जहाँ क्या है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। चलिए आगे देखते हैं और भी अच्छे तरीके से स्केलर प्रोडक्ट समझते हैं। In the definition of the dot product, the direction of angle phi does not matter and phi can be measured from either of the two। उसमें था वेक्टर प्रोडक्ट में डायरेक्शन के चलते रिजल्टेंट जो था हमारा निगेटिव हो रहा था, इसीलिए हम उसको एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बोले थे। लेकिन इसमें हमारा ऐसा नहीं है, किधर से भी आप एंगल मेजर कर दीजिए। क्यों, इसका कारण है क्योंकि इसमें कॉस थीटा होता है, अदर कॉज इज कॉस फाई, और कॉस फाई क्या दी, कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है ना, कॉस 2 पाई माइनस फाइव, इसका वैल्यू सेम होता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। डॉट प्रोडक्ट इज अ निगेटिव नंबर व्हेन, अब कह रहा है कि डॉट प्रोडक्ट क्या है, निगेटिव देगा कब, जब फाई जो है 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तब, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ, इस केस में जो होगा डॉट प्रोडक्ट क्या देगा, निगेटिव देगा, है ना। इसलिए कॉस का मान यहाँ निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव आएगा। आगे देखिए सेकेंड पॉइंट देखिए, एंड इज पॉजिटिव नंबर व्हेन थीटा फाई ग्रेटर 0 लेस देन 90। फर्स्ट के क्वाड्रेंट में रहेगा तो पॉजिटिव देगा, इस क्वाड्रेंट में नहीं, यहाँ से बड़ा यहाँ से छोटा रहेगा तो पॉजिटिव देगा। डॉट प्रोडक्ट देखिए यहाँ इस केस में, क्योंकि कॉस 0 लेते हैं तो कॉस 0 1 होता है। एंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज एंटी पैरेलल वेक्टर, वेक्टर इज ए कॉस बी, ए बी कॉस 180 डिग्री। अगर एंटी पैरेलल हो यानी थीटा 180 डिग्री हो, है ना, एगो वेक्टर इधर है एगो वेक्टर इधर है, दोनों के बीच में का कोण 180 डिग्री है, तो क्या देगा, माइनस देगा। क्या आ जाएगा देखिए, ए बी कॉस 180 डिग्री इक्वल टू माइनस ए बी। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर, दो ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल किसको कहते हैं, इस तरह से जो 90 रहता है, इसका स्केलर प्रोडक्ट क्या देगा, 0 देगा, यानी कॉस 0 का कॉस 90 का मान 0 होता है। तो ये फिगर के माध्यम से देखिए यहाँ पे बाकी समझाया गया है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ इज अ स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। सेल्फ के साथ दो यूनिट वेक्टर को गुना कर दीजिए, वेक्टर ए गुना वेक्टर ए, तो क्या देगा, सीधे ए स्क्वायर दे देगा, है ना। क्यों, क्योंकि सेल्फ वेक्टर है, दोनों के बीच एंगल कुछ है नहीं, तो कॉस 0 का मान क्या देगा, 1, तो ए गुना ए ही ना बचेगा, तो ए गुना ए का मान कितना होगा, ए स्क्वायर होगा। ये पूरा चीज़ वेक्टर को दिखाया गया है, ये फिगर के माध्यम से, वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों के बीच फाई एंगल है ना। इसको हम लोग ए एल कॉस फाई लिखेंगे इस कंपोनेंट को, और इसको बी एल जो है ये मेरा बी एल, ये देखिए बी एल यहाँ से ये है, ये इसको हम लोग बी एल इक्वल टू कॉस फाई लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ जाइए, वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट को कैसे लिखेंगे। इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट वेक्टर ऑफ एन एक्सिस
विथ अदर यूनिट वेक्टर ऑफ एक्सिस ऑलवेज वैनिसेस, खत्म हो जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सेम देखिए आई इंटू जे, नहीं सेम नहीं, अलग अलग, आई इंटू जे, इस केस में आई इंटू जे का प्रोडक्ट क्या देगा 0, कॉस 90 0, अगर 90 डिग्री है तो आई इंटू के का प्रोडक्ट 0, के इंटू जे का प्रोडक्ट 0, सेम में क्या देगा तो 1 देगा, यानी सेम करेंगे आई इंटू आई का डॉट प्रोडक्ट क्या देगा आई स्क्वायर देगा, जे इंटू जे करेंगे जे स्क्वायर देगा, और चूंकि यूनिट वेक्टर है इसलिए इसका मान 1। यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं तो मॉड में, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड इनसाइड अ मॉड, ये मॉड हो गया, ये मॉड में है ना, आई जे और के, यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मॉड में लिखते हैं। अब आ जाइए हम लोग देखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन ए प्लेन। प्लेन में हम लोग वेक्टर को किस तरह से रिजोल्व करते हैं और इसका रिजोल्यूशन कैसे हम लोग करते हैं। तो ये लास्ट टॉपिक है वेक्टर का, है ना। रिजोल्यूशन कहते हैं किसको, कहता है रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, तोड़ने, वेक्टर को हम लोग तोड़ते हैं, अ वेक्टर इनटू 2 और मोर वेक्टर्स इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, इसको हम लोग वेक्टर का रिजोल्यूशन कहते हैं। द वेक्टर्स इन विच द गिवन वेक्टर इज रिजोल्व आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट, जिसमें उसको तोड़ा जाता है वेक्टर को उसका कंपोनेंट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे वेक्टर रिजोल्यूशन को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। ये मान लिया कि मेरा वेक्टर है, इसको रिजोल्व करना है, ये वेक्टर ए है, इसको रिजोल्व करना है ना, ओपी वेक्टर डिनोट, यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल दिए, ये थीटा एंगल बना रहा है बेस के साथ, तो क्या लिखेंगे बाय द लॉ ऑफ ट्रायंगल वेक्टर एडिशन से क्या होगा ओपी इक्वल टू ओ एम प्लस एम पी, ट्रायंगल लॉ से अभी पढ़े हम लोग, दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है दोनों वेक्टर का सम होता है वो थर्ड साइड को शो करता है, तो ओ पी इक्वल टू क्या हो गया वेक्टर ओ एम प्लस ओ एन। और ओ एम क्या है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ओ एम क्या है, क्या लिखेंगे तो वेक्टर एक्स लिखेंगे, एक्स कंपोनेंट है, तो ओ एन क्या है, ओ एन लिखे ये या पी एम लिखे, बात तो बराबर है, दोनों पैरेलल है और इक्वल हाइट का भी है, तो इसको हम लोग लिखेंगे वेक्टर, इसको डिलीट कर दीजिए, तो इसको ए एक्स इसको ए वाई लिखेंगे। अब वेक्टर ए क्या हो गया तो ए एक्स प्लस ए वाई, ये जो वेक्टर ए है एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के सम के बराबर है, ए वाई कंपोनेंट हो गया ए वाई, ये एक्स हो गया, क्या लिखे वेक्टर ए बराबर ए एक्स प्लस ए वाई। आगे चलिए देखते हैं, इफ आई एंड जे बी द यूनिट वेक्टर, मान लिया कि आई जे यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस के अलाउंग, तो एक्स को क्या लिखेंगे एक्स आई, ए वाई को ए वाई जे, ए को एक्स आई प्लस ए वाई जे, इसी को यूनिट वेक्टर के रूप में लिख दिया गया। अगर हमको निकाला जाए ट्रायंगल ओ एम पी में ओ पी बराबर मैग्नीट्यूड, या हाँ मैग्नीट्यूड निकालते हैं ओ पी बराबर, तो क्या लिखेंगे अंडर रूट यानी ए ट्रायंगल से है ना, ए स्क्वायर बराबर, ऐसे भी जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, विकर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के सम के बराबर होता है ना। तो क्या हो गया ए स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर जोड़ ए वाई स्क्वायर, और ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो क्या हो गया वेक्टर ए बराबर, देखिए यहाँ पे लिखते हैं वेक्टर ए बराबर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। अब इसी को भाग दे दीजिएगा, इक्वेशन 3 गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये जो हो गया इक्वेशन 3 ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकल लिया। तो मैग्नीट्यूड कितना साइंस निकालिए, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर वाई कंपोनेंट का स्क्वायर कहाँ, तो स्क्वायर रूट के अंदर, ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पे एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब देखिए एंगल पी ओ एम कैसे निकालेंगे थीटा, तो पी ओ एम थीटा दोनों कंपोनेंट को डिवाइड कर दीजिए, यानी वाई कंपोनेंट बटे एक्स कंपोनेंट, तो ओ एम नहीं सॉरी एक्स कंपोनेंट बटे वाई कंपोनेंट, तो ओ एम मेरा क्या है एक्स कंपोनेंट, ओ पी क्या है वाई कंपोनेंट, तो क्या आ गया कॉस थीटा बराबर क्या आ गया एक्स कंपोनेंट पर ए एक्स बटे ए वाई। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं, आया तो ए एक्स कॉस थीटा बराबर क्या लिखे आधार बटे कर्ण ए एक्स बटे आधार बटे कर्ण, हाँ यहाँ पर जो हम लिख रहे थे ओ एक्स बटे ओ पी ना है जी, हाँ मिस्टेक हुआ, देखिए ये ओ पी है ना, तो ओ पी क्या है मेरा विकर्ण है यहाँ पे, देखिए ये विकर्ण ए है, तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा का मान ए एक्स बटे ए,
अब हम निकालना चाहें Ax को तो क्या आ जाएगा Ax बराबर आ जाएगा, यहाँ से देखिए निकालिएगा तो A cos थीटा, Ax बराबर A cos थीटा आसानी से। उसी तरह से हम साइन थीटा लगाएंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या था ए वाई होगा और कर्ण ए होगा, तो क्या हो जाएगा ए वाई बराबर ए साइन थीटा। यही चीज़ देखिए ए वाई बराबर ए साइन थीटा लिखा गया। चलिए नेक्स्ट अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, यानी ए एक्स निकाले और ए वाई दोनों कंपोनेंट को डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ए से ए कट जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा बन जाएगा और ए वाई बटे ए एक्स। तो ये था वेक्टर रेजोल्यूशन। और भी देखिए हम वेक्टर रेजोल्यूशन को बहुत आसान तरीके से समझाते हैं, आप समझिएगा। अगर मान लिया कि कोई भी वेक्टर है, देखिए वेक्टर ए है ना, इसको रिजोल्व करना है दो कंपोनेंट में। ये वेक्टर ए है, इसका एक कंपोनेंट वाई कंपोनेंट निकालना है। तो मान लिया कि थीटा है, तो इसका जो भी कंपोनेंट रहे एक्स या वाई रहे, तो देखिए ई पूरा का पूरा कितना बना रहा है 90 डिग्री, उसमें ये थीटा हो गया, तो ई कितना बचा कोण, ये कोण, तो 90 माइनस थीटा। अब दोनों कंपोनेंट निकालिएगा तो दोनों में कॉस लगा दीजिए आसानी से। तो एक्स कंपोनेंट निकालना चाह रहे हैं इसका वेक्टर ए का, तो क्या लगा दें, वेक्टर ए कॉस थीटा, ये तो आसानी से निकल गया। अगर हम वाई कंपोनेंट निकालना चाहें तो क्या लगा देंगे, वेक्टर ए कॉस 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा लिखेंगे ना, क्योंकि ये एंगल कितना बना रहा है इस वर्टिकल कंपोनेंट के साथ, 90 माइनस थीटा। तो क्या हो गया, वेक्टर ए कॉस 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है, साइन थीटा, तो हो गया वेक्टर ए साइन थीटा। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें इस वेक्टर का, तो वेक्टर ए कॉस थीटा, और इस वेक्टर का अगर वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो वेक्टर ए साइन थीटा। तो मेरे हिसाब से बहुत सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, इसका जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, वेक्टर ए कॉस थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, वेक्टर ए साइन थीटा। कैसे आएगा, तो कैसे लगाना है, क्योंकि यहाँ पे कितना था थीटा, और ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो लगाना है कॉस, तो वेक्टर ए कॉस 90 माइनस थीटा। अब वेक्टर ए कॉस 90 माइनस थीटा क्या देता है, साइन थीटा। तो ये गया वर्टिकल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये है मेरा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे लामी थ्योरम पढ़िएगा और भी मैकेनिक्स का पार्ट पढ़िएगा तो उसमें कंपोनेंट तोड़ने के लिए आएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ही मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सीखना है ना। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। अब वैसे ये आपके एसवीटी के सिलेबस में है नहीं, तो नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे ऐड किए हैं, लेकिन इसको हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पेशेंस बनाए रखिएगा। मैं जितना भी अप्लाइड फिजिक्स 1 में पढ़ना है उसका सारा सिलेबस अपलोड करूँगा एग्ज़ाम से पहले, तो प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।